हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जो हमारे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था जो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो दौर चल रहा था उसके प्रथम चरण की हम लोगों ने बात की थी कल के टॉपिक में। और उस प्रथम चरण में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1919 तक की जो घटनाएं हैं, जिसमें जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ समय के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो कुछ समय के लिए गांधी जी के आगमन के बाद, जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय होता है, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के जो क्रांतिकारी जो नेता हैं, जो उग्रवादी समूह के जो नेता थे, उन्होंने अपनी उग्रवादी गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक दिया था। और वो गांधी जी के नेतृत्व में वो भी असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे थे। तो बीच में एक दौर आता है जिसमें जो उग्रवादी गतिविधियां हैं वो कुछ समय के लिए थम जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की जो घोषणा है उसको वापस ले लिया जाता है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को, तो उससे क्या होता है कि जो उग्रवादी दल के जो नेता थे वो एक तरीके से रुष्ट हो जाते हैं उनसे। उनकी इस जो घोषणा है, उनकी इस घोषणा से वो सहमत थे नहीं। उनकी मांग थी कि असहयोग आंदोलन को अभी और चलने दिया जाए, ठीक है, इसको अभी और व्यापक रूप दिया जाए। लेकिन जब महात्मा गांधी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो अब उग्रवादी दल के नेताओं ने क्या किया कि फिर से अपने जो आंदोलन है उसको अपनी तरीके से प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन पुनः एक बार प्रारंभ हो गए। और इस जो इरा है, इस फेज में अब उदय होगा चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बख्तियार दत्त, तो इन सब का उदय होगा। और इनके द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको अपने तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग उसी की बात करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की। और फिर हम लोग बात करेंगे गांधीवादी काल का, जो संगठित काल का, जो मैंने तृतीय चरण बताया था आपको, जिसमें हमने कहा था कि 1917 से लेकर के 1947 का जो दौर होगा वो गांधीवादी काल होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण है और जो गांधीवादी काल है वो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। जिस समय जो समय गांधीवादी काल का है, गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया, भारत की राजनीति में, और गांधी जी आंदोलन वगैरह चला रहे थे अपने हिसाब से, उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन का भी एक द्वितीय चरण उसके पैरेलल चल रहा था, ठीक। तो वो जो उग्रवादी दल के जो नेता थे उनका भी कुछ मनमुटाव भी था गांधी जी के साथ। गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की जो हिंसात्मक गतिविधियां जिसका सहारा क्रांतिकारी आंदोलन के जो नेता ले रहे हैं तो वो ना किया जाए। तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच एक थोड़ा सा मनमुटाव की भी स्थिति रहेगी, और उसी के साथ साथ दोनों अपने तरीके से उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आज टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो मैंने कहा असहयोग आंदोलन के उपरांत, ठीक है, असहयोग आंदोलन के उपरांत जब 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा वापस ले ली जाती है, तब एक बार फिर से क्रांतिकारी आंदोलन फिर से प्रारंभ हो जाता है। और अब इस आंदोलन को चलाने वाले जो नेता हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से या बिल्कुल नए नेताओं का उदय होगा, ठीक है। उनमें से हम देखते हैं कि एक इस क्रांतिकारी दल के एक नेता थे जिनका नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। इन सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है, ये सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा एक संगठन का गठन होता है, और संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में HRA भी लिखा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन गठन का होता है वर्ष 1924 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले जब क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होगा, तो द्वितीय चरण में हम बात करेंगे, सबसे पहले एक संगठन का गठन होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब हो रहा है? वर्ष 1924 में। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, ठीक। फिर उसके ये जो संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके द्वारा की गई पहली घटना का जब हम जिक्र करेंगे तो वो घटना है काकोरी कांड, ठीक है। 9 अगस्त 1926 ईस्वी को एक ब्रिटिश की मालगाड़ी जिसमें असलाह बारूद भी था,
कुछ पैसे वगैरह भी थे। ठीक, तो उससे भरी हुई एक मालगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ एक मालगाड़ी जा रही थी ब्रिटिश की। तो उस मालगाड़ी को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया जाता है। ठीक, मालगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, लखनऊ से पहले ही स्टेशन था काकोरी, वहां पर उस मालगाड़ी को लूट लिया जाता है। उसमें उपस्थित जो भी असलाह बारूद है, वो जो भी पैसे वगैरह थे, उन सबको लूट लिया जाता है। और उस लूट में मुख्य जो भूमिका निभाई थी, जो मुख्य जो भागीदार थे, तो वो इसी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, उसके ही 4 सदस्यों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और वो 4 सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी। ठीक है, तो इन 4 सदस्यों के द्वारा, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, इन चारों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। काकोरी कांड जो काकोरी नामक स्थान पर उस मालगाड़ी को लूटा गया, और उसी के परिणाम स्वरूप इन चारों पर मुकदमा चला और इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो ये काकोरी कांड हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई घटना कौन सी है, तो काकोरी कांड। ठीक है, और इसी काकोरी कांड से ही हम देखते हैं कि एक बार पुनः जो क्रांतिकारी आंदोलन है फिर से जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक, एक बीच में एक गैप के बाद पुनः से क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ होगा। फिर हम देखते हैं कि 1928 ईस्वी में 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा एक संगठन का गठन किया जाता है, और उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, बीच में सोशलिस्ट लगा देना है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इस संगठन का गठन किया जाता है। कब? 1928 ईस्वी में। फाउंडर मेंबर कौन कौन है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, अब इस संगठन के द्वारा की गई जो घटना है वो कौन सी है? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसके द्वारा की गई घटना, जिसको इसने अंजाम दिया इस संगठन ने, तो इसके द्वारा की गई पहली घटना थी सैंडर्स की हत्या। अब सैंडर्स की हत्या क्यों हुई, उसके पीछे कारण यह है कि जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, तो साइमन कमीशन का इस उग्रवादी दल के नेताओं के द्वारा, इस जो गरम दल के जो नेता थे, इनके द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो उसके परिणाम स्वरूप पंजाब का जो पुलिस अधीक्षक था, इसका नाम था सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स उस समय कौन था? वो लाहौर पुलिस अधीक्षक था। लाहौर पुलिस में वो अधीक्षक के पद पर था, और उस सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो अब जो लाला लाजपत राय वो भी गरम दल के वरिष्ठ नेता थे, काफी ज्यादा उनकी अच्छी छवि थी पूरे गरम दल के नेताओं के बीच में। तो जब लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है इस तरीके से लाठीचार्ज से, तो अब जो नवयुवक, जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो नवयुवक नेता थे, वो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की योजना बनाते हैं, और उसी योजना के तहत जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, वो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने की योजना बनाएगी, और उसके परिणाम स्वरूप इस सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा। तो अगर आपसे काकोरी कांड की घटना के बारे में पूछा जाए किसने अंजाम दिया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। लाहौर कांड की घटना को अंजाम किसने दिया? इसी सैंडर्स की हत्या वाला जो कांड था, इसको लाहौर कांड की संज्ञा दी गई। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड की संज्ञा दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र कांड किसके द्वारा किया गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, तो इस संगठन के द्वारा, इस संगठन के कुछ सदस्य, जिसमें से राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर, जिसमें से मुख्य रूप से भगत सिंह का हाथ था, तो राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर के द्वारा योजना बनाई जाती है, और उस योजना के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1928 में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब जो है, जब सैंडर्स की हत्या हो गई, तो अब इनके खिलाफ मुकदमा भी चालू हो गया। लेकिन अब ये लोग अपनी जो पूरी आम जनता तक या फिर अन्य लोगों तक अपने जो भी विचारों को पहुंचाना चाह रहे थे, तो इनको समझाया कि सैंडर्स की हत्या
के बाद ये लोग भागे भागे घूम रहे हैं। तो मेन जो इनका मुख्य मोटिव है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से तो आम जनता रूबरू हो ही नहीं पा रही, आम जनता तक ये अपनी बात को पहुंचा ही नहीं पा रहे। तो अब आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के उद्देश्य से इस संगठन के सदस्यों के द्वारा या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, इनके द्वारा एक और घटना को अंजाम दिया जाता है, ताकि आम जनता तक, भारत के आम लोगों तक अपने उस उद्देश्य को, अपनी उस बातों को ये लोग पहुंचा सके। उसके लिए एक और घटना को अंजाम दिया जाता है, और वो घटना थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, ये घटना को अंजाम दिया जाता है HSRA के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के HSRA बोलते हैं इसे, तो HSRA के सदस्यों के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये घटना होती कब है? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक, 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठक हो रही थी, और उस बैठक में पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल, इस पर जो है, इस पर बहस हो रही थी। ठीक है, इस प्रस्ताव पर, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल, इस प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। तो उस असेंबली में जाकर के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ये दोनों इस HSRA संगठन के मेंबर हैं, इन दोनों के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के और बम फेंका जाता है। इनके बम फेंकने का मकसद किसी को वहां पर जान से मारना नहीं था, किसी को हताहत करना नहीं था। इन्होंने उस बम को खाली कुर्सी के ऊपर फेंका। इनका मोटिव ये था कि इस प्रकरण से सभी की नजर, सभी पत्रकारों की नजर इनके ऊपर हो जाएगी, अखबारों में न्यूज छपेगी, और उस न्यूज के द्वारा आम जनता तक इनके जो उद्देश्य हैं, इनकी जो बातें हैं, वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मेन उद्देश्य ये था अपनी बातों को सभी जगह पर पहुंचाना, और उसके लिए समाचार पत्रों से अच्छा कोई मीडियम था नहीं। तो इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बम फेंका जाता है, और कुछ पर्चे भी फेंके जाते हैं। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि हमारा उद्देश्य बहरे कानों को कुछ सुनाना है, या फिर सोए हुए लोगों को जगाना है। ऐसी अपनी जो भी बातें थी, उन बातों से संबंधित इन्होंने अपने उद्देश्य से संबंधित पर्चे वगैरह फेंके। अब इसके पश्चात इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उम्मीद ये थी कि इन पर मुकदमा इस असेंबली पर बम फेंकने के लिए चलाया जाएगा, और इस असेंबली पर बम फेंका गया तो जो है उसमें कोई हताहत तो हुआ नहीं था, किसी की मृत्यु हुई नहीं थी, तो इस वजह से कुछ समय की जेल होगी और मुकदमा खत्म हो जाएगा। पर जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो चूंकि सैंडर्स की हत्या के लिए भी मुकदमा चल ही रहा था, मतलब ये तो था नहीं कि भगत सिंह का उसमें हाथ है, लेकिन क्या है कि HSRA के सदस्य, HSRA जो संगठन है, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो अब जो है, क्योंकि अज्ञात मुकदमा चल रहा था, इनका कोई खुल करके इनका नाम था नहीं कि भगत सिंह इसमें शामिल थे, लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित। ठीक है, लेकिन जब भगत सिंह जब पकड़ जाएंगे तो इनके ऊपर मुकदमा चला दिया जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित, यानी जो सैंडर्स की हत्या की गई थी उसकी पूरी जो भी उस मुकदमे की पूरी जो है दारोमदार इनके ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब जब लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित मुकदमे के ऊपर चलाया गया तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाएगा, ट्रायल होना चालू हो जाएगा, इनको जेल भेज दिया जाता है। उसी समय की एक घटना है प्रमुख, जिसमें हम देखते हैं जतिन दास के द्वारा भूख हड़ताल। ठीक है, एक क्रांतिकारी नेता थे जतिन दास, नवयुवक नेता थे, तो ये भी उस जेल में बंद होते हैं। जब इन सभी की गिरफ्तारी हो जाती है, इनके ऊपर ट्रायल चलने लगता है, तो जतिन दास के द्वारा भूख हड़ताल कर दी जाती है। साथ में अन्य जो भी और नेताओं को अंदर डाला जाता था, जिन नवयुवकों को, उन सबके द्वारा भूख हड़ताल चालू किया जाएगा। लेकिन जतिन दास क्या करते हैं, जतिन दास के द्वारा 64 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी, और इसी के पश्चात जतिन दास की मौत हो जाती है। ठीक है, तो जतिन दास की 64 दिन बाद भूख हड़ताल के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया जाएगा भगत सिंह के ऊपर, साथ में सुखदेव और राजगुरु के ऊपर,
और 23 मार्च को इनको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाएगी, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए इस 1929 से लेकर के और 31 तक चंद्रशेखर आजाद काफी भागदौड़ की भगत सिंह को उस फांसी की सजा से बचाने के लिए या फिर जेल से बाहर निकालने के लिए। इसी दौरान ये जो है कुछ अन्य जो क्रांतिकारी नेता थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं। ठीक है, ये भगत सिंह से कुछ जेल से निकालने की योजना और कैसे जो है अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाना है, कैसे उस आंदोलन को और गति देना है, उससे संबंधित योजना बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर इनकी मुखबरी कर दी जाती है किसी के द्वारा। तो जैसे ही अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं, इनकी वो मीटिंग चल रही होती है, उसी समय जो ब्रिटिश पुलिस है वो पहुंच जाती है पार्क में और इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और उस गोलीबारी में जब फिर आजाद को लगता है कि वो पकड़ लिए जाएंगे तो वो स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, खुद को गोली मार लेते हैं और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात 1 महीने बाद ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको भी फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। 1 महीने के अंदर ही अंदर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी जाती है। अब जो इससे क्या हुआ कि जो मुख्य जो नेता थे इस HSRA से जुड़े हुए जो मुख्य नेता थे, ये सभी नेताओं की मृत्यु हो जाती है और जो ये संगठन कमजोर पड़ने लगता है। और इस संगठन का जो उद्देश्य था इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, तो ये एक तरह से उद्देश्य भी कमजोर पड़ने लग जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप ही जो अन्य जो बचे हुए जो सदस्य थे या फिर उस संगठन के अन्य जो फॉलोअर्स थे, उन सभी के द्वारा यशपाल को, एक नेता थे यशपाल, इन यशपाल को HSRA का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो यशपाल को इनके आजाद के और भगत सिंह के मृत्यु के पश्चात इन यशपाल को HSRA का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब इस संगठन का नेतृत्व तो आगे यशपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर उसी के बाद से हम एक और घटना देखते हैं, चटगांव आर्मरी लूट। इसमें क्या हुआ था, चटगांव जो कि बंगाल प्रांत का एक क्षेत्र था, इस चटगांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सूर्य सेन। विद्यालय में ये अध्यापक थे, इसलिए इनको मास्टर कहा जाता था। तो अभी क्या होता है कि सूर्य सेन के द्वारा 1930 ईस्वी में अपने कुछ समर्थकों के द्वारा ये क्या करते हैं कि ये मतलब एक कुछ लोगों को मिलाकर के एक संगठन बनाते हैं। और उस संगठन इनके भी उस संगठन का उद्देश्य था, उस ग्रुप का उद्देश्य इस क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा देना था, क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना था, साथ ही साथ जो ये क्रांतिकारी जो नेता हैं इनको मदद पहुंचाना था। तो इस उद्देश्य से ये और इनका जो ग्रुप था वो चटगांव में एक ब्रिटिश शस्त्रागार था जहां पर अंग्रेजों के हथियार वगैरह रखे हुए थे। तो उस शस्त्रागार की ये लूट करते हैं और उसी लूट को नाम दिया गया चटगांव आर्मरी लूट कांड। ठीक है, कब इस घटना को अंजाम कब दिया था, 1930 में। किसके द्वारा, सूर्य सेन, जो इनको मास्टर कहा जाता था, इनके द्वारा चटगांव आर्मी लूट की जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप इनकी 1933 में 1933 में इनकी गिरफ्तारी होती है और 1934 में इनको न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो बंगाल के चटगांव क्षेत्र में इन्होंने चटगांव आर्मरी लूट कांड को अंजाम दिया था और उसके परिणाम स्वरूप 1934 में इनको फांसी की सजा हो गई। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं एक और मुख्य आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। लाल कुर्ती आंदोलन एक तरह से देखें तो ये लाल कुर्ती आंदोलन को हमें यहां ना देख करके हमें पढ़ना चाहिए, जो गांधीवादी काल है उसमें हमें देखना चाहिए था, क्योंकि ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है ये पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, और इसको चलाया किसने, तो इसको चलाया गया खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किस क्षेत्र में चलाया गया, तो जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, जो ठीक है उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा
उत्तर पश्चिमी जो भारत प्रांतीय क्षेत्र था वहां पर इस आंदोलन को चलाया गया, लाल कुर्ती आंदोलन। और और जो है जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी टाइटल दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अच्छा सीमांत गांधी टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि ये पूरी तरीके से महात्मा गांधी की ही जो महात्मा गांधी के जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी का ही समर्थन करते थे। महात्मा गांधी जिस तरीके से सत्याग्रह पर विश्वास करते थे, महात्मा गांधी जिस तरीके से अहिंसक आंदोलन चलाने पर विश्वास करते थे, तो ये सारी की सारी जो फिलॉसफी जो आइडियोलॉजी है उन सभी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को खान अब्दुल गफ्फार खान है वो सेम महात्मा गांधी के ही नक्शे कदम पर चलते थे। तो इसी वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई, क्योंकि इनकी भी आइडियोलॉजी बिल्कुल गांधी जैसी थी। ठीक है, और ये आंदोलन होता का पहला आंदोलन तो 1930 से 1929 से 1930 के दशक में। ठीक है, 1929-1930 के आसपास ये लाल कुर्ती आंदोलन चलता है उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र पर खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, और ये पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन था। तो इसको हमें इस आंदोलन को ऐसा हमको रखना चाहिए था। जो अगला टॉपिक है हमारा गांधीवादी काल वाला। ठीक है, फिर हम देखते हैं आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके बारे में कुछ ये देखते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति थे मोहन सिंह, इनके भी जो विचार थे, ये जो गरम दल के जो नेता, जो उग्रवादी, जो क्रांतिकारी हैं, उनके जैसे इन मोहन सिंह के विचार थे। तो इनका भी मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो सिर्फ बातचीत करने से, अनुनय विनय करने से, केवल इससे ही नहीं हमें हमारे अधिकारों को देंगे, ना ही हमको स्वतंत्रता देंगे। इन्होंने कहा कि इनसे जो है मुकाबला करने के लिए हमें शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। इनके जैसे जिस तरीके से ये हिंसक गतिविधियों को करते हैं, वैसे इनके साथ हमें भी हिंसक मुठभेड़ें करनी पड़ेंगी। यानी कि शक्ति के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ेगी, शक्ति के द्वारा अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोहन सिंह के द्वारा एक संगठन के गठन का विचार प्रस्तुत किया गया, और उस संगठन का नाम था आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार रखा गया। लेकिन फिर इस संगठन का गठन किया गया रासबिहारी बोस के द्वारा। कब? 1942 ईस्वी में। तो रासबिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। इसका विचार प्रस्तुत किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो मोहन सिंह नहीं बताना, रासबिहारी बोस बताना। ठीक है, विचार रखा गया था मोहन सिंह के द्वारा, लेकिन गठन किया गया रासबिहारी बोस के द्वारा का 1942 में। फिर हम देखेंगे कि 1942 के बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस भारत से सिंगापुर पहुंचते हैं, और सिंगापुर पहुंच करके 1943 में सुभाष चंद्र बोस इस आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ जाएंगे, और अब ये आजाद हिंद फौज की कमान संभालेंगे सुभाष चंद्र बोस। और फिर आजाद हिंद फौज की सहायता से ये भारत में अंग्रेजों से मुठभेड़ करेंगे। ठीक है, यानी भारत के बाहर भी रह करके भारत के जो क्रांतिकारी हैं, जो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसको सहयोग देंगे और ब्रिटिश के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे। ठीक है, तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच करके इस आजाद हिंद फौज से इसमें शामिल होते हैं। अब देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो संगठन है, इसकी स्थापना 3 मई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। ठीक है, 3 मई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के, देखिए 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज से भी मिल रहे हैं, और एक अलग एक संगठन बना रहे हैं 3 मई 1943 को फॉरवर्ड ब्लॉक। कुछ थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-3 चीजें देख लेते हैं। जैसे कि 1938 में पहले बात तो ये सीएससी सिविल सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी थे, और फिर ये क्या करते हैं कि अपना उस पद को छोड़ करके और फिर कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी भारतीय आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। देशभक्ति की, उस समय राष्ट्रवाद की भावना काफी ज्यादा व्यापक हो चुकी थी। अभी हम लोग अगले जो टॉपिक है उसमें राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, क्या है राष्ट्रवाद, उसका उदय के क्या कारण रहे। ठीक है, तो अब क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना भी इनके अंदर, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भी इनके अंदर जन्म ले चुकी थी। तो इसके बाद ये क्या करते हैं कि अपने उस पद से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। तो 1938 में ये पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है गुजरात में, गुजरात का क्षेत्र है हरिपुरा।
तो उस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। उसी के जस्ट अगले साल 1939 में त्रिपुरी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र था त्रिपुरी, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है अगले ही साल जस्ट 1939 में। तो इसमें भी जो अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा इनका महात्मा गांधी के साथ भी, कुछ कांग्रेस के अन्य जो नरम दल के नेता हैं उनके साथ भी। तो उस झगड़े के से दुखी होकर के और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसकी अध्यक्ष के पद से ये इस्तीफा दे देंगे और फिर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई 1938 में, और अगले ही साल त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में करनी थी, लेकिन वो चुन लिए जाते हैं अध्यक्ष, लेकिन फिर अपने अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे देंगे और फिर उस अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। अब हम लोग आगे देखेंगे गांधीवादी काल के बारे में और इसमें हम लोग थोड़ा सा गांधी जी की पृष्ठभूमि देखेंगे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है उनको देखेंगे हम लोग। ठीक, चलिए गांधीवादी काल। इसमें सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में देखेंगे, गांधी जी के का थोड़ा सा परिचय देखेंगे, कुछ पृष्ठभूमि देखेंगे गांधी जी के बारे में। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर में होता है, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, एक इनके जो पिता जी हैं, इनके पिता का क्या नाम है? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी पोरबंदर गुजरात के संपन्न व्यक्ति थे, यानी एक संपन्न परिवार में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। अब हम देखते हैं कि चलिए, जो बात छोटी छोटी सी बातें, जब जो है गांधी जी की विवाह होता है पत्नी से कस्तूरबा गांधी से, तो दोनों की भी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। कुछ महात्मा गांधी की 13 वर्ष कुछ महीने थी और कस्तूरबा गांधी कुछ महीने छोटी थी, 13 वर्ष से। फिर उसके बाद जब इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, इनकी शिक्षा वगैरह के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 1889 में 1889 में महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले जाते हैं। 1889 में ये कहाँ चले जाएंगे? ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, वकालत की, चले जाएंगे इंग्लैंड। और वहाँ ये 1889 से 1891 तक रहते हैं। फिर वहां से अपना जो बैरिस्टर की डिग्री है, वकालत की डिग्री है, वो ये प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो मुख्य घटना है, तो फिर 1893 में 1893 में एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला खां। तो दादा अब्दुल्ला खां का मुकदमा चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। तो वो जो है दादा अब्दुल्ला खां महात्मा गांधी से मिलता है और उनसे अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए इनसे कहता है कि आप दक्षिण अफ्रीका में मेरे मुकदमे की पैरवी करिए।
तो अब 1893 में महात्मा गांधी मतलब उससे मिलते हैं, उस व्यापारी से, गुजराती व्यापारी से, और फिर इस गुजराती व्यापारी के मुकदमे की सुनवाई करने महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं अब्दुल्ला खां के मुकदमे की पैरवी करने। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला खां के मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका में एक घटना घटती है इनके साथ। एक बार ये एक ट्रेन में बैठ करके यात्रा कर रहे थे, ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया की। डरबन से इन्होंने इस ट्रेन को पकड़ा था और डरबन से प्रिटोरिया की, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, डरबन से इन्होंने ट्रेन पकड़ी। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तो इस डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान ये उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में बैठे हुए थे, जबकि इनके पास टिकट वगैरह था। लेकिन वो डिब्बा जो है एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों के लिए अनिश्चित है, या फिर उस डिब्बे में अंग्रेज ही यात्रा करना अपना अधिकार समझते थे। लेकिन जब ये उस डिब्बे में बैठ जाते हैं तो ये बात उन अंग्रेज यात्रियों को बहुत बुरी लगती है कि हमारे बीच में एक जो डार्क व्यक्ति है, वहां भी एक तो जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के द्वारा भी दक्षिण अफ्रीका में अपना अधिकार कर ही लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका को भी अपना उपनिवेश बना लिया गया था। तो जो ये गोरे और काले वाला, फेयर एंड डार्क वाला जो भेदभाव था, वो वहां पर भी बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगती है, जो ब्रिटिश यात्री थे, और उनके द्वारा महात्मा गांधी को एक स्टेशन था मेरिन्सबर्ग, वहां पर महात्मा गांधी को डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेरिन्सबर्ग कांड, मेरिन्सबर्ग रेल कांड। तो अब ये जो घटना महात्मा गांधी के साथ घटती है, तो इससे महात्मा गांधी को ये विचार आता है कि ये जो गोरे और काले का जो भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से अमानवीय कृत्य है ये। तो यहीं से इनके मन में विचार ये आता है कि इस गोरे और काले के भेदभाव को समाप्त होना चाहिए। और इसी के बाद फिर ये इस जो ये इनके द्वारा जो मुहिम चलाया जाता है, जो आंदोलन चलाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में इस गोरे काले के भेदभाव को समाप्त करने के लिए, तो उसके पीछे यही जो घटना थी, इनके साथ जो रेलखंड हुआ था, यही पूरी घटना उस पूरे इनके आंदोलन के पीछे, और देखा जाए तो इनके द्वारा जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया, तो यही घटना उसके पीछे जो है बैकग्राउंड है, उसका पृष्ठभूमि। चलिए आगे देखते हैं। तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान मेरिन्सबर्ग में इनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके बाद इनको विचार आता है कि इस गोरे और काले के भेदभाव को समाप्त किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई ऐसा आंदोलन चलाने का ये विचार बनाते हैं। उसी आंदोलन के उसी वो जो विचार है इनका, या जो उन्होंने जो ये उद्देश्य बनाया कि इस गोरे काले का जो विभेद है इसको समाप्त करने के लिए कुछ किया जाए, उसी के लिए अब इनके द्वारा कुछ संस्थानों का निर्माण किया जाएगा, कुछ कार्य किए जाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए 1894 में इनके द्वारा नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की जाती है। 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इस कांग्रेस का भी मेन मोटिव यही था, गोरे काले के भेदभाव को समाप्त करना, लोगों के बीच में समानता की जो भावना है उसको लेकर के आना। ठीक है, जो डार्क पीपल्स हैं उनके अधिकारों, उनके हितों की रक्षा करना। तो 1894 में इनके द्वारा नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना होती है। 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार प्रकाशित किया जाता है। 1903 में इंडिया ओपिनियन
एक अखबार प्रकाशित किया जाता है, न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन। ठीक, 1903 में इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता है। उस न्यूज़पेपर को प्रकाशित करने का भी उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, जो दक्षिण अफ्रीका के जो मूल लोग हैं, जो डार्क पीपल्स हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए मांगे उठाना, ठीक है, उनके अधिकारों की मांगे उठाना। तो इस इंडियन ओपिनियन अखबार का ये उद्देश्य था और इसके द्वारा ये अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर 1903 की बात करते हैं। 1904 में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की जाती है। 1904 में इनके द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की जाती है। वही दक्षिण अफ्रीका की ये सारी घटनाएं हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की जाएगी। 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया जाता है। तो 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग होता है, वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही। और सत्याग्रह ये क्यों प्रारंभ करते हैं? वही गोरे कालों का जो भेदभाव है वो मिटाने के लिए, जो डार्क पीपल्स हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए इनके द्वारा सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सत्याग्रह में यही था कि बार बार उनसे आग्रह करना बिना अहिंसक गतिविधियों के, ठीक है, बिना अहिंसक गतिविधियों के अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए, उन मांगों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों से बार बार आग्रह करना। ठीक, सत्याग्रह था, सत्य के लिए आग्रह कर। ठीक है, हम देखते हैं इसको। तो 1906 में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया दक्षिण अफ्रीका में। फिर 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक का प्रकाशन होता है। 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है, एक पुस्तक लिखी जाती है 1909 में। फिर 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत वापस लौट आते हैं। अब इस समय तक महात्मा गांधी के जो दक्षिण अफ्रीका में किए गए जो कार्य हैं, उनकी जो बातें वो भारत तक भी पहुंच गई थी। भले महात्मा गांधी भारत नहीं आए थे, लेकिन इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों की चर्चा भारत तक भी होने लग गई थी कि एक भारतीय व्यक्ति है जो कि दक्षिण अफ्रीका में इस तरह का आंदोलन चला रहा है, या वहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकारों को दिलाने के लिए वहाँ पे प्रयास कर रहा है। तो इनकी सब बातें भारत में भी आ गई थी। भारत में भी बहुत से लोग इनके इन जो किए गए जो कार्य हैं उनसे परिचित थे। ठीक है, तब ये क्या है, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटेंगे। 2 साल तक ये भारत में रहते हैं, यहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से, और गोपाल कृष्ण गोखले से ये भारत की जो राजनीति है, भारत का जो उस समय की जो कंडीशन थी, जो आंदोलन चल रहा था, इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। तो हम देखेंगे कि इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महात्मा गांधी को भारत की जो पृष्ठभूमि है, जो आंदोलन की पृष्ठभूमि है, राजनीति की जो पृष्ठभूमि है, उनसे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही महात्मा गांधी को परिचित कराया जाता है। ठीक है, चलिए। फिर 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाएगी, और यहीं से साबरमती आश्रम से ही महात्मा गांधी जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, अपने जो राजनीतिक कार्य हैं, उनको प्रारंभ करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्यों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो
महात्मा गांधी जब अपने राजनीतिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हैं तो इनकी सबसे पहली जो राजनीतिक गतिविधि है, ये सबसे पहला जो एक सक्रिय राजनीति में प्रवेश का जो पहला कदम अगर हम देखते हैं तो है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो अच्छा, इस चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक बार पुनः सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग। अब जब ये बिहार के चंपारण में 1917 में जब चंपारण आंदोलन प्रारंभ होता है तो इस चंपारण आंदोलन के एक नेता थे जिनका नाम था राम प्रकाश शुक्ल। राम कुमार शुक्ल। इन राम कुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया जाता है और अपना ये जो आंदोलन है इसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए आग्रह किया जाता है। तो अब राम कुमार शुक्ल के आमंत्रित करने पर, बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार पहुंचेंगे और इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे और उसी क्रम में ये सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग करते हैं। इस चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे, जो ये चंपारण जो आंदोलन हो रहा था उसके पीछे का कारण क्या था, कि आखिरकार ये आंदोलन चल क्यों रहा था और महात्मा गांधी ने इसमें क्या कार्य किया, हम देखते हैं। तो 3 कठिया विद्रोह चल रहा था। जो चंपारण जो आंदोलन है उसमें उसका मुख्य जो कारण था उस मुख्य कारण हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा एक 3 कठिया प्रणाली लाई गई थी। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली ये थी कि अगर किसी किसान के पास मान के चलिए 1 बीघे जमीन है, 1 बीघे जमीन में 20 बिस्वा, तो 3 कठिया प्रणाली में ये था कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 बीघा जमीन है तो उस 1 बीघा जमीन में से 3 बिस्वा जमीन, टोटल है 20 बिस्वा, तो उसमें से टोटल 20 बिस्वा में 3 बिस्वा पर, ठीक है, 3 बिस्वा पे उस किसान के द्वारा नील की खेती की जाएगी। ठीक, 3 कठिया में क्या था कि 1 बीघे में से 3 बिस्वा में नील की खेती की जाएगी, यानी कि मजबूरी थी, ये जो है दबाव था किसानों के ऊपर कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 बीघा है तो उसमें से 3 बिस्वा, मतलब उसी रेशियो में उस उतने क्षेत्र पे नील की खेती की जाएगी किसानों के द्वारा। और किसान अपने भूमि पर नील की खेती करना नहीं चाहते थे। कारण ये था कि नील के जो पौधे हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी तक जाती थी और इससे क्या होता था कि कुछ ही समय पश्चात वो जो जमीन है वो अनुपजाऊ हो जाती थी, क्योंकि जड़ें काफी गहरे तक जाकर के नीचे की जो मॉइस्चर था, जो पानी था, उसको जड़ें सोख लेती थी, जिससे वो जमीन के नीचे का वाटर लेवल कम हो जाता था और वो जमीन कुछ ही समय बाद अनुपजाऊ हो जाती थी। तो ये जो नील की खेती है ये काफी नुकसानदेह थी खेतों के लिए। इससे ये किसान अपनी जमीन में नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया तो उनके द्वारा इस 3 कठिया प्रणाली के विरोध में चंपारण आंदोलन किया जाता है। चंपारण आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। अब महात्मा गांधी आएंगे, महात्मा गांधी अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे और सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस सत्याग्रह का जो प्रयोग है भारत में बहुत बढ़िया सफल होता है। सत्याग्रह का पहली बार जबकि भारत में प्रयोग था, लेकिन जो इन लोगों ने जो अनुमान किया था उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक सक्सेसफुल रहा। और इस 3 कठिया प्रणाली में जब सत्याग्रह का प्रयोग है, सत्याग्रह के प्रयोग के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा जो लगान है उस लगान को, जो राजस्व की वसूली, को 25% तक कम कर दिया जाता है। जो यहाँ पर जो लगान निर्धारित किया गया था किसानों के ऊपर, तो उस लगान को 25% तक कम कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ये जो नील की जो खेती है, नील की जो खेती है वो ऐच्छिक बना दिया जाता है। इसकी जो पहले ये था कि आपको करना ही करना है, मजबूरी थी, तो उस मजबूरी को समाप्त कर दिया जाता है। अब ये नील की खेती करना अब किसानों के ऊपर ऐच्छिक हो गया। जो किसान चाहेंगे वो नील की खेती करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। यानी कि जो मजबूरी थी
जो जबरदस्ती थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो एक तरह से जो सत्याग्रह है वो सत्याग्रह इस आंदोलन में अप्रत्याशित रूप से सफल रहा और इससे महात्मा गांधी का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ गया। आम जनमानस में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा होने लगी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा बिना हथियार उठाए ही अहिंसक गतिविधियों के द्वारा ही वो अपनी मांगे मनवाने में सफल हो रहा है। तो इससे बहुत जल्द ही लोगों के बीच में इनकी बातें होने लगी और बहुत तेजी के साथ ये उभरने लग गए। अब चंपारण सत्याग्रह के बाद हम लोग देखेंगे कि अगला इनके द्वारा किया गया जो कार्य है वो है 1918 में अहमदाबाद में एक मिल, टेक्सटाइल मिल थी। उस टेक्सटाइल मिल के जो मजदूर है वो आंदोलन कर रहे थे, वो हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल किस लिए कर रहे थे? क्योंकि बहुत समय से ना तो उनको बोनस दिया जा रहा था ना ही उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही थी। तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को ये समर्थन देंगे। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के द्वारा हड़ताल की जाती है और उस हड़ताल में भी अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। महात्मा गांधी वहां पहुंचेंगे और वहां पर भी ये अपने उसी जो अहिंसक जो प्रयोग है, जो सत्याग्रह है, उन्हीं सबका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो दूसरा इनका भारत में दूसरा जो आंदोलन है, दूसरी जो राजनीतिक गतिविधि है वो क्या है? अहमदाबाद के जो टेक्सटाइल मिल के जो मजदूर हैं उनको सहायता देना, उनका नेतृत्व करना और इनके इस आंदोलन में शामिल होने के बाद बहुत जल्द ही जो इस मिल के जो ऑनर वगैरह हैं उनके द्वारा इन मजदूरों को बहुत जल्दी जो पेंडिंग सैलरी है, पेंडिंग जो बोनस है वो दे दिया जाता है। तो ये भी एक आंदोलन काफी सक्सेसफुल रहा। इसी के बाद हम देखते हैं 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन। ठीक है। 1918 में फिर हम एक अगला आंदोलन देखेंगे, खेड़ा आंदोलन। ये जो खेड़ा आंदोलन है, इस खेड़ा आंदोलन में भी महात्मा गांधी अपनी जो है जो सक्रिय भूमिका है वो अदा करेंगे। इसी खेड़ा आंदोलन में ही वल्लभ भाई पटेल भी इसमें इस आंदोलन में शामिल थे और यहीं पर महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल की पहली बार ऑफिशियली मीटिंग होती, पहली बार ये लोग आपस में मिलेंगे और यहीं से वल्लभ भाई पटेल भी महात्मा गांधी के साथ इनके जो आगे के जो भी आंदोलन है उन आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करने लगेंगे। तो हमने इनके 3 आंदोलन देख लिए। जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था वो देखा, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो हड़ताल है उसमें इनकी जो भूमिका है उसको देखा, खेड़ा का आंदोलन में हमने इनकी भूमिका को देखा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें इनके बारे में देखेंगे। 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। तो अब जो है यहां से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है खिलाफत आंदोलन की। अब क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ, कब से कब तक प्रथम विश्व युद्ध चला? तो ये चला 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। तो जब प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में प्रारंभ हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मुसलमानों से ये कहा गया कि अगर वो इस विश्व युद्ध में, इस युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम जो तुर्की के जो शासक हैं, ठीक है, तुर्की का जो राजा है, जो खलीफा है, उसके अधिकारों को हम नहीं छीनेंगे, उनके जो क्षेत्र है उनके पास वैसे ही रहने दिया जाएगा। ठीक है। तो एक तरीके से जो भारतीय मुसलमान हैं उनको अपना सहयोग देने के लिए इनके द्वारा ये वादा किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि तुर्की का जो खलीफा है उस समय मुस्लिम जगत का जो मुस्लिम्स हैं उनका जो सर्वप्रमुख नेता हुआ करता था। ठीक है। खलीफा का पद उस समय पूरे मुस्लिम जगत की सभी जो कंट्री हैं उनके लिए तुर्की एक अहम महत्व रखता था और चूंकि खलीफा जो था वो तुर्की में ही था, तो ये तुर्की और उसका खलीफा पूरे मुस्लिम जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो 1914 में जब प्रथम विश्व प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों के द्वारा ये वादा किया गया कि अगर भारतीय मुसलमान इनका साथ देंगे युद्ध में तो उस तुर्की खलीफा के जो अधिकार हैं उन अधिकारों में किसी भी तरीके का कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं किया जाएगा। तो अब भारतीय मुसलमानों के द्वारा इनका सहयोग किया गया प्रथम विश्व युद्ध में।
लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, ठीक है, तो 1918 के अंत में ही अंग्रेजों के द्वारा एक घोषणा कर दी गई कि अब खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा और जो तुर्की का क्षेत्र है उस तुर्की के क्षेत्र को, क्योंकि जो तुर्की था वो जर्मनी के साथ था उस समय, और ये कहा गया कि जो तुर्की का क्षेत्र है वो चूंकि वो हार चुका था, ब्रिटेन फ्रांस वाला जो ग्रुप था ये विजयी देशों के ग्रुप में था, तो ये कहा गया कि जो तुर्की है इस तुर्की को अब तुर्की से तो खलीफा का पद समाप्त हो जाएगा, खलीफा का, और सुल्तान का जो पद है ये समाप्त हो जाएगा, सुल्तान पद समाप्त, ठीक है। एक तो अंग्रेजों के द्वारा एक घोषणा कर दी गई कि जो खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही साथ ये भी इनके द्वारा घोषणा की गई कि अब जो तुर्की है इस तुर्की के बहुत से क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी घोषणा की गई अंग्रेजों के द्वारा कि अब चूंकि जो तुर्की है पराजित राष्ट्रों के गुट में शामिल था, तो ये कहा गया कि अब ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा इस तुर्की के बहुत सारे क्षेत्रों को आपस में बांट लिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय मुसलमान हैं इनकी भावनाएं आहत हुई। एक तो इनसे जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इनसे कहा गया था कि जो खलीफा है इस खलीफा का जो पद है इसको खलीफा के साथ कोई भी नकारात्मक जो संशोधन है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद और हमारा सहयोग लेने के पश्चात अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। तो एक तरीके से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों में बड़ी असंतोष की भावना व्यक्त हो गई थी, ठीक है। और जो मुस्लिम है अब ये भी बिल्कुल से अंग्रेजों के खिलाफ चले गए, अंग्रेजों के विरोध में हो गए, ठीक। चलिए, अब जब भारत में ये बात महात्मा गांधी को जब ये बात समझ में आई, महात्मा गांधी को ये बात पता चली कि भारत के जो भारतीय जो मुसलमान हैं वो अंग्रेजों के विरोध में प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, या इनके अंदर जो असंतोष की भावना है वो बड़ी व्यापक हो चुकी है अंग्रेजों के खिलाफ। तो महात्मा गांधी अब इस मुसलमानों की भावना को महात्मा गांधी ने इस राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था उस राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया, और इसी के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया, ठीक है। देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये कब से कब तक होता है? 1919 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। तो इसमें क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी ने ये जो खिलाफत का जो मुद्दा है इस खिलाफत के मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिलाने का प्रयास किया, ठीक है। अब इन्होंने भारतीय मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए इन्होंने भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया वो जो कृत्य है उसकी आलोचना करनी प्रारंभ की, ठीक है, ताकि जो भारतीय मुसलमान है वो इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो जाए। और इसी के परिणाम स्वरूप अंतिम वो आंदोलन प्रारंभ होता है जिसमें अंतिम बार, ठीक है, हिंदू और मुसलमान एक ही मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने मिल करके आंदोलन को चलाया, और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर हम विकास देखते हैं कि कब ये प्रारंभ हुआ ये आंदोलन, इसके बारे में अगर कुछ चीजें देखें तो वही 1919 में प्रारंभ होगा। दिसंबर 1918 में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक संयुक्त बैठक होती है, और उस संयुक्त बैठक में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अंसारी। मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व किया डॉक्टर अंसारी के द्वारा किया गया, और जो कांग्रेस है
कांग्रेस की ओर से हकीम अजमल खान ने ये प्रस्ताव रखा, ठीक, दिसंबर 1918 में हकीम खान मुस्लिम लीग की ओर से और अजमल इन्होंने कांग्रेस की ओर से एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाने पर अपना विचार रखा, ठीक है। हकीम खान और अजमल खान के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कमेटी के सामने, दोनों की संयुक्त बैठक हुई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, तो उस कमेटी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव के द्वारा इन्होंने ये जो तुर्की का जो सुल्तान वाला जो मुद्दा था, इस मुद्दे के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। ठीक, और फिर उसी के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि जुलाई 1920 में सिंध में गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। तो इसके बाद की घटना देखते हैं। जुलाई 1920 में सिंध में गांधी जी के द्वारा जो खिलाफत कमेटी जो बनी थी, इस खिलाफत कमेटी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों शामिल थे, तो गांधी जी के द्वारा इस खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया और इस जो खिलाफत कमेटी का जो नेतृत्व किया गया जुलाई 1920 में सिंध में, इसी में इन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। खिलाफत आंदोलन को इन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि ये खिलाफत आंदोलन तैयार कर रहा है, ठीक है। यानी खिलाफत आंदोलन के पश्चात ही उसी के परिणाम स्वरूप ही असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। ये रहा खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला। फिर देखिए 1924 में क्या होगा कि वहां पर तुर्की में इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है। तुर्की में क्या होगा, इलेक्शन कराए जाएंगे और उस इलेक्शन में जो मुस्तफा कमाल पाशा है 1922 ईस्वी में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा सरकार का गठन किया जाएगा और 1924 ईस्वी तक क्या होता है कि जो मुस्तफा कमाल पाशा की जो सरकार है वो इतना अच्छा काम करती है कि उसके कामों के द्वारा ये जो धार्मिक जो भावनाएं हैं या जो धार्मिक जो आंदोलन है ये एक तरीके से गौड़ हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से काफी कमतर आवाजाही लग जाएगा क्योंकि ये इतना अच्छा काम करेगा कि अब जो विकास का जो मुद्दा है वो ज्यादा हावी हो जाता है और ये जो धार्मिक जो आंदोलन है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। और 1924 के पश्चात 1924 आते आते ये जो खिलाफत आंदोलन है ये खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। 1922 में क्या होता है, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार बनती है। 1924 में 2 साल बाद ही इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं इनसे प्रभावित होकर के ही जो धार्मिक जो आंदोलन है वो एक तरीके से गौड़ हो जाता है, कम हो जाएगा और जो विकास का जो मुद्दा है वो ज्यादा तीव्र होने लगेगा और उसी के परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अन्य आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया था। मैंने बताया जुलाई 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा सिंध में खिलाफत कमेटी का जब नेतृत्व किया गया था तब इस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था। तो अब जो है 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया
और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलता है। नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1922 नागपुर अधिवेशन 1920 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया था। 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चलता है। नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है कमेटी के सामने, और वो प्रस्ताव मतलब एक प्रस्ताव रखा जाता है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, और उस कमेटी के द्वारा कांग्रेस कमेटी के द्वारा उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1920 के अधिवेशन में प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा और इस प्रस्ताव के पास होने के पश्चात ही तुरंत ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। प्रस्ताव पारित। ठीक है, तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस कमेटी के द्वारा असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया जाएगा। चलिए, लेकिन कुछ नेता थे जिसमें से मुख्य अगर हम देखें एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट हैं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी शुरुआत में इसका विरोध किया जाता है, चित्तरंजन दास के द्वारा विरोध किया जाता है, मुख्य रूप से एनी बेसेंट के द्वारा विरोध किया जाता है। इनका मानना था कि अंग्रेज ये जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस आज्ञा विनय की जो पॉलिसी है, इनकी जो नीति है, इससे अंग्रेजों पर कोई प्रभाव पड़ना है नहीं और ये आंदोलन को फ्लॉप हो जाना है। तो इसीलिए एनी बेसेंट महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के कतई पक्ष में नहीं थी और इन्होंने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध की संज्ञा दी। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध की संज्ञा दी और इन्होंने इस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया। शुरुआत में इस आंदोलन में मोतीलाल नेहरू ने भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया था, वो भी इसके विरोध में थे। लेकिन बाद में फिर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये बहुत से जो नेता हैं, ये सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के द्वारा जब आह्वान किया गया तो उन सभी ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। लेकिन फिर कुछ घटना घटती है, जैसे कि 5 फरवरी की, अब देखिए ये आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जब प्रारंभ किया था तब ये आह्वान किया था, लोगों से कहा था कि 1 साल के अंदर ही ये आंदोलन सफल हो जाएगा और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि मुझे आप अपना 1 साल का वक्त दीजिए, मैं जो भी कहता हूँ वो सभी काम मेरे द्वारा जो कहे गए जो काम है उनको करिए और 1 साल के भीतर ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे फिर मोतीलाल नेहरू वगैरह और जो नेता हैं उन्होंने महात्मा गांधी का साथ देने का फैसला लिया। लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटेगी, चौरी चौरा कांड। अब चूंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो असहयोग जो आंदोलन है पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। इसी वजह से इस असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर के ही जो उग्रवादी दल के नेता हैं उन्होंने भी हिंसक गतिविधियों को करना बंद कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि 1919 से लेकर के और 22-24 तक का जो इरा है, जो दौर है, वो एक तरीके से उस समय पर उग्रवादी आंदोलन बिल्कुल से बंद हो चुके थे और फिर वो प्रारंभ होते हैं असहयोग आंदोलन के बाद। हमने पहले उसकी चर्चा करी थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होती है। एक ये हिंसक गतिविधि थी। इसमें क्या होता है कि एक पूरे चौकी को, एक थाने को, जिसमें एक थानाध्यक्ष था और 21-22 अन्य पुलिसकर्मी थे, उनको एक भीड़ के द्वारा, एक गुस्साई भीड़ के द्वारा उस पूरे थाने को घेर करके उसको उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी जो हिंसक जो गतिविधि हुई आंदोलनकारियों के द्वारा, उससे नाराज होकर के महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को 11-12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन की, जो असहयोग आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन को वापस करने का प्रस्ताव पेश किया। इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। जब इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का जब प्रस्ताव रखा, उसकी जब असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का जब इन्होंने समाप्त करने के लिए जब इन्होंने कहा, तब फिर से बहुत सारे जो नेता हैं वो इनके विरोध में चले गए। कुछ नेता थे, कुछ लोग थे जो इनके फेवर में थे कि जो इनका जो फैसला बिल्कुल सही है,
लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो महात्मा गांधी के जो महात्मा गांधी ने ये अपना विचार रखा या इनके द्वारा जो ये आह्वान किया गया कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, इससे नाखुश थे। जिसमें से मुख्य थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो दो ये नेता थे जिन्होंने इनके आह्वान पर असहयोग आंदोलन में अपना साथ दिया था। लेकिन जैसे ही इनके द्वारा घोषणा की जाती है कि इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए तो ये इनसे नाराज हो जाते हैं। काफी समझाने का प्रयास किया जाता है कि असहयोग आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा है, सफल होने की पूरी संभावना है, तो ये जल्दबाजी होगी इसको समाप्त करने की घोषणा करना। पर महात्मा गांधी कहते हैं कि लोग असहयोग आंदोलन का जो 2 साल का जो दौर है इससे काफी थक चुके हैं और इसी थकान के कारण और ये 2 साल से करते करते इस आंदोलन को ऊब भी चुके हैं लोग, और इसी कारण से ऊबने के कारण लोग अब हिंसक गतिविधियों का भी सहारा ले रहे हैं। तो यही सही रहेगा कि इस आंदोलन को अभी बंद कर दिया जाए और फिर जब कुछ समय के बाद फिर से इस आंदोलन को प्रारंभ किया जाएगा, जब लोग थोड़ा रिलैक्स वगैरह कर लेंगे उसके बाद फिर से इस आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। पर मोतीलाल नेहरू इस पक्ष में थे कि इस आंदोलन को अभी बंद न किया जाए। अब इसका कारण क्या होता है? असहयोग आंदोलन को जो समाप्त करने की घोषणा होती है, इसी के परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1 मार्च 1923 को एक नए पार्टी का गठन किया जाता है और उस नई पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है, क्योंकि अब ये महात्मा गांधी के विचारों से सहमत थे नहीं और इसी वजह से यह महात्मा गांधी का साथ छोड़ने का फैसला लेते हैं और 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। तो अब ये जो स्वराज पार्टी है इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष चित्तरंजन दास हैं, अध्यक्ष बनेंगे चित्तरंजन दास और सचिव सेक्रेटरी बनेंगे मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो स्वराज पार्टी के द्वारा जो 1923 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उस प्रांतीय चुनाव में भी स्वराज पार्टी के द्वारा भागीदारी की गई और जैसे कि मध्य प्रांत का क्षेत्र हो गया, इसमें तो ये पूर्ण बहुमत से इसने सरकार बनाई, यानी पूर्ण बहुमत में आ गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बंगाल का क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में भी इसने बहुत अच्छा वो किया। ठीक है, इनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रही। अब 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य, ठीक है, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य गांधी, जिसे हम नाम देते हैं गांधी दास पैक्ट, तो इन दोनों के बीच महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य 1924 ईस्वी में एक बैठक होती है और उस बैठक में महात्मा गांधी फिर से अपील करते हैं स्वराज पार्टी को कि आप जो है आकर के कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन अभी शामिल होते नहीं है, राजी होते हैं शामिल होने के लिए। तो अब 1923 की जो प्रांतीय चुनाव है उसके द्वारा स्वराज पार्टी, उसमें इनका जो प्रदर्शन है वो इतना बढ़िया था कि उस 1923 के प्रांतीय चुनाव में स्वराज पार्टी भी सरकार में शामिल होती है। 2 साल तक इनकी स्थिति बड़ी अच्छी रहती है स्वराज पार्टी की, लेकिन 1924 के अंत तक जो चित्तरंजन दास है, दास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1924 के अंत तक चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाएगी। इसके जो अन्य जो नेता हैं वो भी सरकारी नौकरियों में जाने लग जाते हैं, सरकारी नौकरियां ग्रहण करने लग जाते हैं, जिससे जो स्वराज पार्टी है इसमें नेतृत्व का अभाव हो जाएगा। कोई भी बड़ा नेता इसमें रह नहीं देता, तो नेतृत्व का अभाव हो जाएगा बहुत जल्दी। और 1925 आते आते ये जो स्वराज पार्टी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे चित्तरंजन दास की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे नेता उन्होंने भी स्वराज पार्टी छोड़ करके सरकारी नौकरियां ज्वाइन कर ली और 2 साल के अंदर ही अंदर, जबकि 23 के चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था पार्टी ने, तो ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस के पहला एक दूसरी पार्टी खड़ी हो गई। लेकिन 1925 आते आते ही 2 साल के अंदर ही स्वराज पार्टी समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जो नेतृत्व का अभाव हो गया था, कोई भी बड़े नेता नहीं इसमें बचे थे। ठीक है, ये हमने देख लिया स्वराज पार्टी।
अब इसके बाद कुछ घटनाएं हमको देखनी है, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमको देखना है, फिर गोल में सम्मेलन हम देखेंगे, गांधी इरविन समझौता देखेंगे, पूना पैक्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात फिर 2-3 हम लोग बीच में और घटनाएं देखेंगे, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव देखेंगे, क्रिप्स मिशन को देख लेंगे, और फिर 1937 का जो प्रांतीय चुनाव होगा उसमें देखेंगे हम लोग कांग्रेस का प्रदर्शन वगैरह। तो ये सब जो बातें ये हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। कल हम लोग फिर से इस टॉपिक का एक सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और उसमें हम सारी चीजें उसमें डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।